नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। आईसीएमआर ने हाल ही में एडफेल्सीवैक्स नाम की मलेरिया वैक्सीन का किया ऐलान। माना जा रहा है इसे अब तक की मलेरिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स को विकसित किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर। तुर्की की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 चर्चा में। रूस, चीन, उत्तर कोरिया के बाद तुर्की ने हासिल की ऑपरेशनल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 अभी है इनिशियल टेस्टिंग फेज में। और भारत का संस्कृति मंत्रालय मना रहा है आदि तिरुवातिरई महोत्सव। यह फेस्टिवल राजेंद्र चोल प्रथम की जन्म जयंती और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है आयोजित। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में मनाया जाएगा महोत्सव। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में भारत ने लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में 2 हाई स्पीड बिना पायलट वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। इसके लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश प्राइम का इस्तेमाल हुआ। यह आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का अपग्रेडेड और मजबूत संस्करण है। इसे ठंडे मौसम, 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों के लिए बनाया गया है। आइए समझते हैं आकाश मिसाइल के अलग अलग वेरिएशन के बारे में। देखिए, आकाश मिसाइल के कई वेरिएशन हैं। आकाश बेसिक की रेंज करीब 25 किलोमीटर है और यह मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को मारता है। आकाश 1S में सीकर टेक्नोलॉजी है, जिससे यह ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों पर ज्यादा सटीक हमला करता है। वहीं एक और वेरिएशन है, नाम है आकाश NG यानी न्यू जनरेशन। यह लंबी रेंज यानी 50 से 70 किलोमीटर तक मार करता है। इसमें ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और एडवांस्ड रडार सिस्टम है। यह आधुनिक हवाई ताकतों से निपटने के लिए बनाया गया है। आकाश प्राइम बाकी वेरिएशन से अलग है। इसे ऊंचाई वाले इलाकों और कठिन मौसम के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें बेहतर बैटरी और मॉडिफाइड एक्चुएटर्स हैं, जो इसे कम ऑक्सीजन में भी प्रभावी बनाते हैं। इस तरह आकाश मिसाइल परिवार अलग अलग परिस्थितियों में भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करता है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 हाल ही में चर्चा में आया है। इस रिपोर्ट को रामसर कन्वेंशन के साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल द्वारा तैयार किया गया और रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी किया गया। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट की खास बातें क्या हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में इनलैंड फ्रेश वाटर, कोस्टल और मरीन वेटलैंड्स लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इनकी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। 1970 के बाद से दुनिया के करीब 22% वेटलैंड्स नष्ट हो चुके हैं। खासतौर पर लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम देशों में वेटलैंड्स की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ संसाधनों की कमी और अनियोजित विकास ने इन वेटलैंड्स पर गंभीर असर डाला है। अफ्रीका के वेटलैंड्स तो दुनिया के सबसे ज्यादा डिग्रेडेड माने जाते हैं। आपको बता दें कि वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसके लक्ष्य अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क से मेल खाते हैं। हालांकि भारत ने इसे 1982 में अपनाया था। देखिए, वेटलैंड्स को आज कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बिना योजना का शहरीकरण एक बड़ा कारण है। तेज औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन कारणों से वेटलैंड्स की प्राकृतिक संरचना और जैव विविधता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। फिर भी कुछ बेहतरीन उदाहरण उम्मीद जगाते हैं। रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एशिया में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी के जरिए चलाया जा रहा है। यह 140 से अधिक वेटलैंड्स को बहाल कर रहा है। यह पहल न सिर्फ प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लगभग 200 मिलियन लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। इसी तरह सेशल्स ने दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया। ब्लू बॉन्ड को समुद्री और कोस्टल इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए एक इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन माना जाता है। आगे का रास्ता भी साफ है। वेटलैंड्स को राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल करना जरूरी है। इन्हें प्राकृतिक संपत्ति मानना होगा। ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड और रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग जैसे तरीके अपनाने होंगे, तभी इनका सही उपयोग और संरक्षण हो सकेगा। इधर केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाने का फैसला किया है। यह विवाद मुख्य रूप से पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर है। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल के रामैयापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर बना है। इस परियोजना का मकसद सिंचाई, हाइड्रो पावर, पेयजल आपूर्ति तो है ही, इसके अलावा गोदावरी से कृष्णा नदी बेसिन में पानी मोड़कर सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र को राहत देना भी है।
तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश इस परियोजना के जरिए एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 में तय किए गए अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि ऐसे मामलों के समाधान के लिए भारत में अलग अलग कानूनी और संवैधानिक प्रावधान अवेलेबल हैं, जैसे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ISRWD एक्ट 1956। केंद्र सरकार को यह एक्ट जल विवादों के निपटारे के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल गठित करने की शक्ति देता है। वहीं रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 केंद्र को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास के और प्रबंधन के लिए नदी बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। संविधान के तहत अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के तहत जब कोई विवाद ट्रिब्यूनल को सौंपा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य अदालत उस पर दखल नहीं दे सकती। साथ ही यूनियन लिस्ट के एंट्री 56 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास और नियमन का अधिकार भी प्राप्त। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में स्टेबल कॉइन्स चर्चा में आया है। दरअसल अमेरिका में एक नया कानून जीनियस एक्ट लाया गया, जिसे स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत स्टेबल कॉइन्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। आइए समझते हैं कि भाई स्टेबल कॉइन क्या होते हैं। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है, जिसकी वैल्यू किसी दूसरी करेंसी, कमोडिटी या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए टीथर USDT जो अमेरिकी डॉलर से अटैच्ड है, यानी इसकी कीमत डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। अब सवाल है कि स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल क्यों बढ़ा। खास बात यह है कि स्टेबल कॉइन्स पेमेंट सिस्टम में तेजी और सुविधा ला सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग बढ़ रहा है। इनकी वैल्यू एक अंडरलाइनिंग एसेट से जुड़ी होती है, जिससे इनकी कीमत स्थिर रहती है। इसलिए ये बिटकॉइन जैसी वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। इन अंडरलाइनिंग एसेट्स का एक पहचाना जाने वाला इशूअर होता है, जैसे कि बैंक, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़ी टेक कंपनियां। इनके संचालन का निर्णय एक गवर्नेंस बॉडी लेती है, जिससे इन पर निगरानी रखना बहुत आसान हो जाता है। आइए ये भी जानते हैं कि भारत में क्रिप्टो एसेट्स का रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए, भारत में फिलहाल क्रिप्टो एसेट्स अनरेगुलेटेड हैं, लेकिन सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs के लिए टैक्सेशन का प्रावधान कर दिया है। इसके तहत VDAs की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर 30% टैक्स लगता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार VDA में वो सारी डिजिटल चीजें आती हैं जो क्रिप्टोग्राफिक तरीके से बनाई जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड या स्टोर होती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी और NFTs। इसके अलावा 2023 में VDAs को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत लाया गया। इसका मतलब है कि अब इनके जरिए होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर भी सख्ती से कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार ने इधर हाल ही में ऑफशोर क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम जैसे कीमती परमाणु खनिजों की खोज और खनन को लेकर एक नया नियम सेट जारी किया। ये नियम उसी कानून के तहत लाए गए हैं जो 2002 में बना था, यानी ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। नियमों के मुताबिक अगर किसी समुद्री इलाके में इन खनिजों की मात्रा एक तय स्तर से ज्यादा पाई जाती है, तभी ये नियम लागू होंगे। यानी हर जगह नहीं, बल्कि सिर्फ उन जगहों पर जहां संसाधन वाकई मौजूद हैं। खनन के इस काम के लिए सरकार कुछ खास संस्थाओं को खोज या उत्पादन का अधिकार दे सकती है, और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन करना चाहती है तो उसे पहले भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। चलिए अब बात करते हैं भारत में मिलने वाले परमाणु खनिजों की। देखिए, भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार कई राज्यों में फैले हुए हैं और हर क्षेत्र की अपनी खास भूगर्भीय पहचान है। जैसे
राजस्थान में यूरेनियम का मुख्य स्रोत नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट है, जो प्राचीन चट्टानों से बना एक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। वहीं आंध्र प्रदेश में साउथ कडप्पा बेसिन सबसे समृद्ध इलाकों में गिना जाता है, जबकि तेलंगाना में नॉर्थ कडप्पा बेसिन यूरेनियम के अच्छे भंडार के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का भीमा बेसिन भी यूरेनियम संसाधनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड देश में यूरेनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जहां सिंहभूम, शेर जोन और जादूगुड़ा जैसी खदानें हैं। वहीं पूर्वोत्तर में मेघालय का महादेक बेसिन ऊर्जा संसाधनों के लिए बेहद अहम माना जाता है। इन क्षेत्रों में मौजूद यूरेनियम भंडार भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको ये भी बता दें कि झारखंड का जादूगुड़ा देश की पहली ऐसी जगह है जहां यूरेनियम का वाणिज्यिक खनन हुआ था। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि भारत के ज्यादातर यूरेनियम भंडार छोटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम गुणवत्ता वाले भी हैं। वहीं अगर थोरियम की बात करें तो यूरेनियम के मुकाबले थोरियम का भंडार भारत में बड़ा है। थोरियम मुख्यतः मोनाजाइट नाम के खनिज में पाया जाता है और ये मोनाजाइट भारत के केरल और ओडिशा के समुद्री तटों की रेत में बड़ी मात्रा में मौजूद है। थोरियम भारत के भविष्य के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह स्वदेशी और तुलनात्मक रूप से ज्यादा उपलब्ध है। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टेपा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये जानकारी वाणिज्य मंत्री ने दी है। देखिए, TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो मार्च 2024 में साइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि EFTA ने भारत में अगले 15 सालों में $100 अरब का निवेश FDI के जरिए और 10 लाख सीधी नौकरियां देने का वादा किया है। बदले में भारत कुछ उत्पादों जैसे कि स्विस घड़ियां, चॉकलेट, कटे पॉलिश किए हुए हीरे पर कम या जीरो टैक्स लगाएगा। मार्केट एक्सेस के तहत EFTA ने 100% नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में छूट दी है, लेकिन डेयरी, सोया, कोयला और कुछ संवेदनशील कृषि उत्पाद इस डील से बाहर रखे गए हैं। EFTA भारत के 99.6% एक्सपोर्ट्स पर टैक्स कम या खत्म करेगा, जबकि भारत EFTA के 95.3% एक्सपोर्ट्स पर ऐसा करेगा। इस समझौते में IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे नर्सिंग में आपसी मान्यता जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। चलिए अब यह भी जानते हैं कि भाई EFTA क्या है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मकसद अपने सदस्य देशों के बीच फ्री ट्रेड और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य देश हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंक्सटेनस्टीन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसे 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था। उस समय इसके 7 संस्थापक सदस्य थे: ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। बाद में कुछ देश EU में शामिल हो गए, लेकिन मौजूदा 4 सदस्य आज भी EFTA के जरिए आपसी व्यापार को बढ़ावा देते हैं और अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA करते हैं। रही भारत की बात, तो भारत EFTA का व्यापार 2024-25 में कुल $24.4 अरब का रहा, लेकिन इसमें भारत को बड़ा ट्रेड डेफिसिट मिलता है, क्योंकि भारत स्विट्जरलैंड से बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है। आपको यह भी बता दें कि EFTA देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड ही है, उसके बाद नॉर्वे आता है। चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या अधिक देशों के बीच ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, आयात निर्यात पर लगने वाले टैरिफ व अन्य बाधाओं को कम करना है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA, जिसमें सीमित प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ की छूट मिलती है। ऐसे ही एक प्रकार है कस्टम्स यूनियन, जिसमें सदस्य देश तीसरे देशों पर एक जैसा टैरिफ लगाते हैं। फिर कॉमन मार्केट होता है, जिसमें माल, सेवाओं और पूंजी का मुक्त आवागमन होता है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा होता है, जिसमें निवेश, सेवाएं और बौद्धिक संपदा जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि भारत कई FTAs और CEPAs का हिस्सा है, जिनमें खास हैं इंडिया और ASEAN FTA, इंडिया जापान सेपा, इंडिया दक्षिण कोरिया सेपा, इंडिया सिंगापुर CECA, इंडिया श्रीलंका FTA, इंडिया UAE CEPA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA और हाल ही में हुआ इंडिया EFTA TEPA। इसके अलावा भारत ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं, जैसे इंडिया मर्कोसुर PTA और इंडिया चिली PTA। इन समझौतों से भारत को बड़े बाजारों तक पहुंच मिलती है, निवेश बढ़ाने और निर्यात में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। हालांकि संवेदनशील सेक्टर्स जैसे कि कृषि को कई बार इनसे बाहर रखा जाता है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है।
तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति पद पर थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। आइए भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभापति के रूप में कार्य करना है, यानी पदेन सभापति के रूप में कार्य करना है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 64 में है। इस प्रकार वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, चाहे वो निधन हो, त्यागपत्र हो या फिर महाभियोग का कारण हो, राष्ट्रपति किसी कारण से अस्थायी रूप से भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसे अनुच्छेद 65 में स्पष्ट किया गया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो सभी अधिकार और शक्तियां प्रयोग करते हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब चलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव और कार्यकाल के बारे में भी बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। उनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के आधार पर होता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। अगर त्यागपत्र और पद से हटने की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो स्वयं के हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में निर्धारित है। जब राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें, जिसे लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत के इतिहास में अब तक 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। सबसे पहले VV गिरी ने जुलाई 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत ने जुलाई 2007 में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के उद्देश्य से अपना पद छोड़ा और अब जगदीप धनखड़ ने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे फर्टिलाइजर्स के साथ बायो स्टिमुलेंट्स की अनिवार्य टैगिंग को रोकें, क्योंकि इससे किसानों और कंपनियों पर अनावश्यक लागत और प्रशासनिक बोझ बढ़ रहा है। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। देखिए, बायो स्टिमुलेंट्स ऐसे प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ हैं जो पौधों की शारीरिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा होने से उनकी वृद्धि, उपज और गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। एक बात और, ये बायो स्टिमुलेंट्स पारंपरिक फर्टिलाइजर्स की तरह सीधे पोषक तत्व नहीं देते। बायो स्टिमुलेंट्स पौधों पर कई स्तरों पर काम करते हैं। ये जड़ों के विकास को बेटर बनाते हैं, जिससे पानी और पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण हो। इसके कारण पौधों में फोटोसिंथेसिस और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और फल या अनाज की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। स्ट्रेस के दौरान ये पौधों में हार्मोनल बैलेंस करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को सक्रिय करके उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। बायो स्टिमुलेंट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट्स।
सीवीड एक्सट्रैक्ट्स प्राकृतिक प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स और साइटोकिनेंस का सोर्स होते हैं और जड़ और फूल आने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। वहीं ह्यूमिक और फुल्विक एसिड्स मिट्टी की संरचना सुधारते हैं और न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट्स और एमिनो एसिड्स पौधों को तैयार एमिनो एसिड उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्ट्रेस टॉलरेंस और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। मार्केट में माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट्स भी आते हैं, जैसे एजोस्पिरिलम, बैसिलस प्रजातियां, ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजल फंगी। ये न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ बायोपॉलीमर्स भी बायोस्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं। ये पौधों की इम्यून रिस्पॉन्स को सक्रिय करते हैं, जबकि सिलिकॉन बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाकर उन्हें कीट और सूखे से बचाते हैं। इसके अलावा मोरिंगा और एलोवेरा जैसे पौधों के एक्सट्रैक्ट्स भी बायोस्टिमुलेंट्स की तरह यूज होते हैं। आपको यह भी बता दें कि बायोस्टिमुलेंट्स का सबसे अच्छा असर सब्जियों, फलों और फूलों में देखा गया है, जैसे टमाटर, मिर्च, अंगूर, केला, सेब, गुलाब की खेती में। अनाज वाली फसलों में भी इनसे फायदा होता है, लेकिन असर उतना साफ दिखाई नहीं देता जितना सब्जियों और फलों में दिखता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में बायोस्टिमुलेंट्स का नियमन, रेगुलेशन, फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक और मिक्स्ड कंट्रोल ऑर्डर 1985 यानी FCO के तहत होता है। किसी भी कंपनी को बायोस्टिमुलेंट बेचने के लिए FCO में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसकी प्रभावशीलता का वैज्ञानिक प्रमाण देना जरूरी होता है, ताकि पता चल सके कि ये काम करते भी हैं या नहीं। FCO के तहत इनकी एक लिस्ट बनाई गई है, ताकि केवल प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से जांचे गए बायोस्टिमुलेंट्स ही बाजार में बेचे जाए। अब खबर को समझिए। सरकार पहले यह कह रही थी कि जब भी आप फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो उसके साथ एक खास दवा यानी बायोस्टिमुलेंट भी उसी पैकेट में लगी हुई यानी टैग की हुई मिलेगी। मतलब आपको खाद और ये दवा साथ में ही खरीदनी है। अब दिक्कत ये थी कि हर खाद के पैकेट पर अलग लेबल छपवाना पड़ता, नए पैकेट बनवाने पड़ते और कंपनियों को सरकार से हर खाद और बायोस्टिमुलेंट के कॉम्बिनेशन का अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ता और आखिर में वही बढ़ा हुआ दाम किसानों से वसूला जाता। इसलिए अब सरकार कह रही है कि ऐसा मत करो, बायोस्टिमुलेंट को अलग ही बेचो, जिससे किसान चाहे तो खरीदें और जितनी जरूरत हो उतनी ही खरीदें। भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि उसकी कुल इंस्टॉल्ड बिजली उत्पादन क्षमता में 50% से ज्यादा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से आ रहा है। इसमें हाइड्रो पावर यानी बड़े बांधों से बिजली, न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड शामिल हैं। यह लक्ष्य भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में 2030 तक हासिल करने का वादा किया था, लेकिन इसे 5 साल पहले पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, जून 2025 तक भारत की कुल बिजली क्षमता 484.82 गीगावाट हो गई है, जिसमें से 242.78 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोतों से है। आपको बता दें कि भारत ने 2030 के लिए 3 बड़े जलवायु लक्ष्य तय किए थे। पहला, बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से लाना, जो अब हासिल हो चुका है। दूसरा, 2005 के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता यानी GDP के हिसाब से CO2 उत्सर्जन को 45% घटाना। ये 2020 तक ही 36% घट चुका है और बाकी 2030 तक आसानी से हो जाएगा। तीसरा है 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक यानी पेड़ों और जंगलों के जरिए CO2 सोखने की क्षमता को बढ़ाना। आपको बता दें कि 2021 तक ही 2.29 अरब टन का सिंक बढ़ चुका था। यह भी समझना जरूरी है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और असल बिजली उत्पादन में फर्क होता है। भले ही 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों की हो, लेकिन असल में साफ ऊर्जा से बनी बिजली अभी सिर्फ 28% ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल बिजली लगातार नहीं बनती, ये मौसम पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा अभी साफ ऊर्जा से बनी बिजली कुल बिजली उत्पादन का केवल 28% है और भारत की कुल ऊर्जा खपत में साफ ऊर्जा का हिस्सा अभी करीब 6% है। दोस्तों, भारत अब 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य भी रख रहा है, जिसमें सोलर और विंड की बड़ी भूमिका होगी और कुछ योगदान न्यूक्लियर से भी आएगा। भारत ने यह भी कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद और तकनीक सही समय पर मिल जाए तो वो और भी ज्यादा बेटर काम कर सकता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। भारत के आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एडफेल्सी वैक्स नाम की मलेरिया वैक्सीन का ऐलान किया है, जो अब तक मलेरिया के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीद मानी जा रही है। इसे अब प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। यह वैक्सीन खास तौर पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम के मलेरिया परजीवी के खिलाफ काम करती है, जो दुनिया में मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि भारत में मलेरिया ज्यादातर प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है, जिसके खिलाफ यह वैक्सीन असरदार नहीं है। देखिए, मलेरिया अब भी दुनिया में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है। खासकर अफ्रीकी देशों में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं भारत में भी मौतों की संख्या अब बहुत घट चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1995 में 1151 मौतें हुई थी, जबकि 2022 में सिर्फ 83 मौतें दर्ज हुई। हालांकि WHO का अनुमान इससे ज्यादा है। आइए अब समझते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। देखिए, मलेरिया पैदा करने वाला परजीवी यानी प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहले लिवर में जाता है और फिर आरबीसीज को संक्रमित कर देता है। इस परजीवी के संक्रमण के शुरुआती स्टेज में उसकी सतह पर एक खास प्रोटीन पाया जाता है, जिसे CSP यानी सर्कमस्पोरोजाइट प्रोटीन कहते हैं। अब एडफेल्सी वैक्सीन में भी CSP ही मौजूद होता है और ये इसी शुरुआती स्टेज पर काम कर देता है। दरअसल ये वैक्सीन CSP के खिलाफ हमारी इम्यून कोशिकाओं को तैयार कर देती है, जिससे परजीवी लिवर में बढ़ नहीं पाता और बीमारी फैलने से पहले ही रुक जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वैक्सीन दी जाती है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इस प्रोटीन को पहचानना सिखा देती है, ताकि असली संक्रमण होने पर शरीर तुरंत इसे नष्ट कर सके। इसके अलावा एडफेल्सी वैक्सीन में एक दूसरा प्रोटीन Pro6C होता है, जो मच्छरों में परजीवी की ग्रोथ को रोकता है। यानी जब कोई मच्छर किसी वैक्सीनेटेड व्यक्ति का खून चूसता है तो Pro6C परजीवी के मच्छर के पेट में बढ़ने की प्रक्रिया को ही रोक देता है। इस तरह वैक्सीन न केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को मलेरिया से बचाती है, बल्कि बीमारी के समुदाय में फैलने की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देती है। देखिए, अभी मलेरिया से लड़ने के लिए RTS और R21 वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन एडफेल्सी वैक्स मौजूदा इन सभी वैक्सीन से ज्यादा उन्नत मानी जा रही है। वैज्ञानिकों ने इसे पहले चूहों पर आजमाया और पाया कि 90% से ज्यादा कामयाब है। सिर्फ 3 इंजेक्शन लगने के बाद भी चूहे 3 महीने तक सुरक्षित रहे। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यही इंसानों पर भी असर हुआ तो करीब 10 साल तक हमें मलेरिया से ये बचा सकती है वैक्सीन। इसके अलावा इसमें एलम नाम की एक खास चीज भी मिलाई गई है, जो हमारे शरीर को वैक्सीन को अच्छे से समझने और मजबूत तरीके से लड़ने में मदद करती है। यह एलम बहुत सुरक्षित है और इसे पहले से ही बच्चों की कई वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक और खास बात यह है कि यह वैक्सीन कमरे के तापमान पर भी 9 महीने तक खराब नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इसे बर्फ वाले खास डिब्बों में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे आसानी से दूर दराज के गांवों में भी पहुंचाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह वैक्सीन सिर्फ उस बच्चे या इंसान को नहीं बचाती जिसे इंजेक्शन लगा है, बल्कि मलेरिया को मच्छरों के जरिए दूसरों तक पहुंचने से भी रोकती है। यानी यह हमारे पूरे समाज को मलेरिया से बचा सकती है। भारत का संस्कृति मंत्रालय आदि तिरुवातिरई महोत्सव मना रहा है। यह फेस्टिवल महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जन्म जयंती और उनके गौरवशाली योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित हो रहा है। यह 23 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में होगा। इस वर्ष ये और भी खास है क्योंकि राजेंद्र चोल की दक्षिण पूर्व एशिया में की गई ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा और गंगई कोंड चोलपुरम की मंदिर के निर्माण की शुरुआत को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए पहले राजेंद्र चोल प्रथम की बात कर लेते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। वे राजा प्रथम के पुत्र थे जो 985 ईस्वी में चोल राजा बने थे। राजेंद्र चोल ने अपने पिता के साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने गंगा नदी घाटी तक विजय प्राप्त की और इसके लिए उन्हें गंगई कोंड चोलन यानी वो चोल जिसने गंगा पर विजय पाई इसकी उपाधि मिली। इस विजय की स्मृति में उन्होंने एक नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बसाई और वहीं एक विशाल मंदिर बनवाया। आपको बता दें कि राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों में श्री विजय साम्राज्य पर विजय भी शामिल है। श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रसिद्ध समुद्री साम्राज्य था।
यह मुख्य रूप से सुमात्रा में स्थित था, लेकिन इसका प्रभाव मलय प्रायद्वीप, जावा, बोर्नियो और थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैला था। यह साम्राज्य 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बहुत ताकतवर था और समुद्री व्यापार पर इसका पूरा नियंत्रण था। श्रीविजय साम्राज्य की राजधानी पालेमबांग थी, जो आज के सुमात्रा, इंडोनेशिया में स्थित है। अपने शासनकाल में राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी और 1025 ईस्वी के आसपास श्रीविजय पर हमला किया था। इस विजय से चोल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया और चोल व्यापारी तथा संस्कृति वहां तक पहुंची। इसका प्रमाण आज भी इंडोनेशिया और थाईलैंड के कुछ मंदिरों और शिलालेखों में मिलता है। इसी ऐतिहासिक विजय से प्रेरित होकर पिछले साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम रखा गया था। चलिए अब चोल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर साम्राज्य था। शुरुआत में ये लोग उरैयूर के सामंत थे और पल्लवों के अधीन रहते थे, लेकिन 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में इनकी शक्ति बढ़ गई। धीरे धीरे इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। चोलों की शासन व्यवस्था काफी अच्छी थी। उन्होंने खेती और सिंचाई पर ज्यादा ध्यान दिया। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें उत्तर मेरूर के अभिलेखों से मिलती है, जहां गांवों में चुनाव और फैसले लेने की प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ की कर प्रणाली भी साफ और मजबूत थी। आम करों में वेट्टी, जो जबरन काम या सेवा के रूप में लिया जाता था, और कड़मई, जो जमीन से मिलने वाला कर था, शामिल थे। इन पैसों का उपयोग सिंचाई, मंदिरों और प्रशासन पर किया जाता था। इसके अलावा चोल काल कला और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। उन्होंने कई बड़े मंदिर बनवाए, जिन्हें ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहा जाता है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इनमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक कार्यों के भी केंद्र थे। चोलों की कांस्य मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध थीं। इनमें सबसे मशहूर नटराज की मूर्ति है, जो उनकी शानदार कला को दिखाती है। तुर्की ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 इस्तांबुल में पेश किया है। इसे तुर्की की रक्षा कंपनी रॉकसेटन ने विकसित किया। यह तुर्की की सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का हाइपरसोनिक संस्करण है। आपको बता दें, हाइपरसोनिक शब्द का अर्थ है ऐसी गति जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना यानी मैक 5 अधिक हो। टाइफून ब्लॉक 4 की लंबाई 6.5 मीटर और वजन लगभग 2300 केजी है। यह अपनी तेज गति और उन्नत मोड़ने और दिशा बदलने की क्षमता के लिए खास है। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है और भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसका गाइडेंस सिस्टम जीपीएस, रूसी ग्लोनास और आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। इससे यह लक्ष्य को सिर्फ 5 मीटर की त्रुटि के भीतर सटीकता से मार सकता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अभी कुछ ही देशों के पास है, क्योंकि इसे बनाना बहुत जटिल है और उन्नत तकनीक की इसमें डिमांड होती है। फिलहाल दुनिया में कुछ ही देशों के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनमें सबसे आगे रूस है, जिसकी अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV और किंझाल KH-47M2 पहले से ही उसकी सेना में तैनात है। चीन में भी अपनी DF-17 यानी डोंगफेंग 17 और DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ऑपरेशनल बना लिया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के सफल परीक्षण और सीमित तैनाती का दावा किया। अब तुर्की भी इस सूची में अपना नाम जोड़ चुका है। हालांकि अभी ये सीमित ऑपरेशनल क्षमता के साथ तैनात की जा रही है। दूसरी तरफ कई देश हैं जो अभी इस तकनीक के विकास या परीक्षण के चरण में हैं। जैसे अमेरिका अपने AARWW एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन तथा कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक CPS प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे 2025-26 तक ऑपरेशनल बनाने की योजना है। भारत भी रूस के सहयोग से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जो परीक्षण के चरण में है। इसके अलावा फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिसाइलें अभी शुरुआती परीक्षण के चरण में। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे।
यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आकाश बेसिक मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को मारता है और इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश 1S सीकर टेक्नोलॉजी से लैस है और ड्रोन व क्रूज मिसाइल पर सटीक हमला करता है। आकाश NG ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस है और 50 से 70 किलोमीटर रेंज तक मार करता है। आकाश प्राइम समुद्र तटीय इलाकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ऊपर दिए गए युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट से संबंधित हैं। यह रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन के साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल द्वारा तैयार की गई है और रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से दुनिया के लगभग 22% वेटलैंड्स नष्ट हो चुके हैं। रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव एशिया में लगभग 140 वेटलैंड्स को बहाल करने के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है और सॉवरेन ब्लू बॉन्ड वेटलैंड्स की बहाली के लिए ग्रीन बॉन्ड जैसा वित्तीय साधन है और इसे सबसे पहले भारत ने जारी किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम मुख्यतः मोनाजाइट नामक खनिज में पाया जाता है जो केरल और ओडिशा के समुद्री तटों पर मिलता है। झारखंड का जादूगोड़ा देश में यूरेनियम का वाणिज्यिक खनन करने वाली पहली जगह है। भारत के अधिकांश यूरेनियम भंडार अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA का सदस्य है? पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है और इसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति उत्तराधिकार के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। सही कथन का चयन करना है। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं या फिर 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बायो स्टिमुलेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो स्टिमुलेंट्स पौधों को सीधे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जिससे उनकी वृद्धि होती है। भारत में बायो स्टिमुलेंट्स का नियमन फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या मिक्स्ड कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत होता है। बायो स्टिमुलेंट्स का प्रभाव सब्जियों और फलों की तुलना में अनाज वाली फसलों में अधिक स्पष्ट दिखता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट्स, ह्यूमिक एसिड्स और माइकोराइजल फंगी बायो स्टिमुलेंट्स के उदाहरण हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित होने वाला आदि तिरुवातिरय महोत्सव किस महान चोल शासक को समर्पित है? राज राजा चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, विजयालय चोल या फिर आदित्य चोल? तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। पिछले हफ्ते जो भी सवाल पूछे गए थे उनके जवाब के साथ मैं छोड़कर जा रहा हूं। आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां इसकी PDF उपलब्ध होती है। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।